Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam and today we are going to discuss the Hindu editorial. So guys, let's start this session. So the title is The Iran Challenge on Joe Biden's Tehran Policy. Biden must go back to nuclear deal without expecting further concessions from Tehran. So यहाँ बोला जा रहा है कि जो बिडन मस्ट गो बैक एंड गो बैक इज अ फ्रेजल वर्क जिसका मतलब होता है कि रिटर्न टू अ पर्सन या डील या किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम फिर से रिटर्न होते हैं उसे कहा जाता है गो बैक. सो यहाँ पर इस न्यूक्लियर डील की बात की जा रही है एंड कैसे विदाउट एक्सपेक्टिंग फर्दर कंसेशन कि तेहरान से कोई कंसेशन मिलने नहीं वाला एंड फिर से आपको इस न्यूक्लियर डील पर जाना पड़ेगा. सो आगे देखते हैं. व्हेन जो बिडेन लेफ्ट दी गवर्नमेंट इन 2017 कि जब जो बिडेन ने गवर्नमेंट लेफ्ट की थी कब 2017 आफ्टर हैविंग सर्व्ड एज बराक ओबामाज वाइस प्रेसिडेंट फॉर 8 ईयर्स. मतलब इन्होंने ये बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे 8 सालों तक, है ना. एंड इसके बाद इन्होंने 2017 में गवर्नमेंट लेफ्ट कर दी थी. द यूएस ईरान रिलेशनशिप वॉज ऑन अ टोटली डिफरेंट ट्रैजेक्ट्री फ्रॉम वॉट इट इज़ नाउ. मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि तब जब इन्होंने ये सारी चीज़ें हुई थी तब यूएस एंड ईरान की जो रिलेशनशिप थी वो कैसी थी, टोटली डिफरेंट ट्रैजेक्ट्री मतलब हम कह सकते हैं कोई पाथ या रास्ता ओके या रूट, इसे कहते हैं ट्रैजेक्ट्री. तो काफ़ी अलग डिफरेंट पाथ पे थी ये जो रिलेशनशिप थी, अभी जो है इससे बिल्कुल अलग थी. द यूएस अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल पावर्स हैड साइंड अ न्यूक्लियर डील with Iran in 2015 and both the countries were cooperating in war against the Islamic State in Iraq. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि the US along with the other international power, अदर इंटरनेशनल जो पावर्स थे या अदर कंट्रीज थी उन्होंने एक न्यूक्लियर डील साइन की थी विथ ईरान के साथ इन 2015 में. एंड ये जो दोनों कंट्रीज थी दैट इज यूएस एंड ईरान, बोथ द कंट्रीज वर कोऑपरेट कर रही थी, मिलकर काम कर रही थी किसमें, इन वॉर अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो वॉर था उसके लिए दोनों मिलकर काम कर रही थी. देन केम डोनाल्ड ट्रम्प एंड देन एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रम्प की, हु पुल्ड द यूएस आउट ऑफ दिस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन दैट इज JCPOA. एंड तब एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रम्प की, हु पुल्ड आउट. एंड यहाँ आप गाइस देखेंगे पुल्ड एंड आउट, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब. पुल्ड आउट भी एक फ्रेजल वर्ब होता है विच मीन्स विदड्रॉ या लीव कर देना, छोड़ देना. तो इन्होंने क्या किया, पुल्ड आउट कर दिया, इन्हें दोनों को वहाँ से लेफ्ट कर दिया. कहाँ से, ये JCPOA से. as the nuclear deal is called and reimposed sanction on Iran. एंड जो न्यूक्लियर डील थी उसे कॉल्ड किया गया था, मतलब उसकी डिमांड की गई थी एंड रीइम्पोज किया गया था किस पर, सैंक्शंस रीइम्पोज किए गए थे ईरान पर. देन आगे देखते हैं. नाउ व्हेन बिडेन वुड अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑन January 20, one of his most pressing early diplomatic challenges would be Iran. एंड अब कहा जा रहा है कि जब वो अज्यूम करेंगे अपनी प्रेसिडेंसी कब, January 20 को. तो ये जो रहेगा इसमें सबसे ज़्यादा इनका जो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा ये ईरान ही होगा, मतलब ईरान से डील करना, ये जो भी सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू ईरान. देन during the campaign his promise was to take the US back to the deal, but any such move would meet with strong opposition from its allies in West Asia, especially Israel. So यहाँ पर बात की जा रही है कि ड्यूरिंग कैंपेन, जब कैंपेनिंग होती है, होता है ना इलेक्शन के पहले कैंपेनिंग की जाती है. सो उनका जो प्रॉमिस था कि वो जो US है, US को फिर से ले जाएंगे उस डील पर. बट ऐसा अगर कोई वो मूव लेते हैं, ऐसी कोई एक्शन लेते हैं, इसके वजह से होगा क्या कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आएगा उनके एलीज से. एलीज मतलब जो भी सारे लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनसे एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आएगा अगर वो फिर से इस डील पर वापस जाते हैं. कहाँ पर, इन वेस्ट एशिया, स्पेशली इजराइल से ये जो अपोजिशन होगा ये इजराइल से आएगा. The assassination of Mohsen Fakhrizadeh, a top Iranian nuclear physicist, last week has escalated tensions in the region. And अब कहा जा रहा है assassination मतलब किल कर देना या मर्डर कर देना, किसी फेमस पर्सनालिटी का को जब किल कर दिया जाता है उसे कहते हैं assassination. एंड मोहसेन फखरीजादेह का जब ये assassination हुआ, ये कौन थे, एक टॉप इरानियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे लास्ट वीक. और इसकी वजह से जो टेंशन है वो एस्केलेट हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस रीजन में.
ईरान हैज़ ब्लेम्ड इसराइल फॉर द अटैक, एंड ईरान ने जो ये जो ब्लेम है अटैक का, ये किस पर किया है? ब्लेम इसराइल पर किया है. इसराइल हैज़ नीदर कन्फर्म्ड नॉर डिनाइड रिपोर्ट्स ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द हिट. एंड ये जो भी ये मोहसिन फकरीज़ादेह से रिलेटेड चीज़ें हुई है, इसका ब्लेम इसराइल पर डाला गया, लेकिन इसराइल ने ना तो कन्फर्म किया है कि ये जो भी चीज़ हुई है, ये जो असैसिनेशन हुआ है, ये इसराइल ने किया है, और ना तो उसने उसके इन्वॉल्वमेंट की बात की है उस पर, मतलब कोई भी पॉइंट उन्होंने इसराइल ने अभी इस मुद्दे पर नहीं रखा है. एंड वोव्ड रिवेंज, एंड वोव्ड रिवेंज, रिवेंज मतलब क्या होता है? वोव मतलब होता है कि प्रॉमिस करना, एंड रिवेंज लेने का प्रॉमिस ऐसे कोई बात नहीं की है. ओके सॉरी, यहाँ पर ये बात इसकी की जा रही, ईरान ने ब्लेम किया है इसराइल को, एंड कहा है कि अगर ये मतलब इसराइल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, एंड वो रिवेंज भी लेगा, इसका बदला भी लेगा. सो ये ईरान ने कहा है इसराइल के अपोजिशन में. देन आगे देखते हैं, एनी रिटेलिएटरी एक्शन बाय ईरान कुड कॉज अ फर्दर फ्लेयर अप इवन लीडिंग टू एन ओपन वॉर विच कुड स्कटल डिप्लोमेटिक ऑप्शंस फॉर अ बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन. सो यहाँ पर बोला है कि एनी रिटेलिएटरी एक्शंस, मतलब कि ये रिटेलिएटरी मतलब होता है कि रिवेंज लेना, है ना, मतलब डिज़ायर फॉर रिवेंज. अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, इच्छा है किसी से बदला लेने की, उसे हम रिटेलिएशन कहते हैं या रिटेलिएटरी एक्शंस कहते हैं बाय ईरान. अगर कोई भी रिटेलिएटरी एक्शंस ईरान के द्वारा ली गई, इसके वजह से फर्दर फ्लेयर अप हो सकता है. एंड दिस फ्लेयर अप मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट, एकदम कोई वॉर छिड़ सकता है, या कोई लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, इस तरीके की यहाँ पर बात की जा रही है. इवन लीडिंग टू एन ओपन वॉर, मतलब इसकी वजह से ओपन वॉर, एक खुला वॉर भी हो सकता है, विच कुड स्कटल डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, एंड जिसके वजह से ये जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस है ये क्या हो जाएंगे? स्कटल हो जाएंगे, मतलब फेल हो जाएंगे, डूब जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे फॉर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. आगे देखते हैं. आफ्टर द इलेक्शन, Mr. Biden has reaffirmed his commitment to the nuclear deal. एंड इलेक्शन के बाद बिडेन ने रीअफर्म किया है कि वो जो जितने भी उन्होंने कमिटमेंट किए हैं वो सारे वो करेंगे. देन बट ही हैज़ सेड ही विल सीक टू एक्सटेंड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ईरान, एंड वो जो रेस्ट्रिक्शंस ईरान पर लगाए हैं उन्हें एक्सटेंड करेंगे. कितना? 15 ईयर्स अकॉर्डिंग टू JCPOA. अकॉर्डिंग कितना एक्सटेंड करेंगे? 15 ईयर्स के लिए. एंड डिस्कस द इस्लामिक रिपब्लिक्स मेलिन एक्टिविटीज़ एंड वेस्ट एशिया. एंड जितनी भी मेलिन एक्टिविटीज़ है, मतलब कि जितनी भी हार्मफुल या एविल एक्टिविटीज़ है जो जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है, उसे डिस्कस करेंगे. कहाँ पर? वेस्ट एशिया में. This suggests that Mr. Biden, like Mr. Trump did after unilaterally withdrawing from the एग्रीमेंट. एंड ये हमें सजेस्ट करता है कि मिस्टर बिडन बिल्कुल ट्रम्प के जैसे ही डिड आफ्टर यूनिलैटरली विथड्रॉइंग. यूनिलैटरली मतलब होता है कि कोई पर्सन विदाउट किसी और के एग्रीमेंट के, खुद अकेला पर्सन जब कोई काम करता है, कोई डिसीजन लेता है ना, तो उसे कहते हैं यूनिलैटरल. या यूनिलैटरली उन्होंने क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया एग्रीमेंट से. बिल्कुल कैसे? बिल्कुल ट्रम्प के जैसे ही. वुड वांट अमेंडमेंट्स टू दी ओरिजिनल अकॉर्ड, मतलब वो भी चाहते थे कि अमेंडमेंट्स हो, चेंजेस हो, किसमें? ओरिजिनल जो एग्रीमेंट है उसमें. Mr. Trump had expected Iran to come to a table to renegotiate the deal. अब बोला जा रहा है कि मिस्टर ट्रंप ने एक्सपेक्ट किया था कि ईरान आएगा ऑन द टेबल, मतलब मीटिंग रखी जाएगी या डिस्कस करेगा. किस लिए? रीनेगोशिएट करने के लिए उस डील को. बट तेहरान डिड नॉट गिव इन टू द प्रेशर, बट तेहरान ने उस प्रेशर को गिव इन नहीं किया, मतलब कि एग्री नहीं किया. व्हेन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्सर्टेड मैक्सिमम प्रेशर, ईरान केम अप विद मैक्सिमम रेजिस्टेंस. एंड जब ट्रम्प ने मैक्सिमम प्रेशर डाला तो ईरान मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ भी आया, मतलब जितना ये प्रेशर दे रहे थे वो उतना रेजिस्टेंस कर रहा था, मतलब कि वो मतलब गिव इन नहीं कर रहा था, नहीं मान रहा था कि जो भी ये जो ट्रम्प गवर्नमेंट कहना चाहती थी. द टेंशंस टुक बोथ द कंट्रीज टू ब्रिंक ऑफ वॉर ट्वाइस. एंड ये जितने भी टेंशन थे, इसके वजह से जो वॉर था वो ब्रिंक ऑफ मतलब होता है बिल्कुल बस होने ही वाला था. फर्स्ट व्हेन ईरान शॉट डाउन एन अमेरिकन ड्रोन ओवर द गल्फ इन जून 2000. एंड फर्स्ट कब ये वॉर कब होने वाला था? जस्ट जब ईरान ने शॉट डाउन किया था अमेरिकन ड्रोन को ओवर द गल्फ इन 2019 में. एंड देन
when US killed Iranian general काजिम सोलेमानी इन जनवरी दिस ईयर। एंड दूसरा कब, जब यूएस ने किल्ड किया था इरानियन जनरल काजिम सोलेमानी को, कब, जनवरी में, इस साल के जनवरी मंथ में। सो ये दो ऐसे इवेंट्स थे जहां पर बस जस्ट की वॉर होने ही वाला था या ब्रिंक पर था, मतलब बस जस्ट बोलते हैं ना कि होने ही वाली है कोई चीज़, ऑन द वर्ज ऑफ या ऑन द ब्रिंक ऑफ। Okay, then the question now is whether Mr. Biden, with an emphasis on diplomacy, would manage to restore the लॉस्ट ट्रस्ट बिटवीन टू कंट्रीज एंड एबल टू रिवाइव द डील। एंड अब कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कि क्या मिस्टर बिडेन विथ एम्फोसिस ऑन डिप्लोमेसी, कि डिप्लोमेसी पर वो ज़्यादा एम्फोसिस देंगे एंड वो क्या रिस्टोर कर पाएंगे, मतलब कि जैसे रिलेशंस पहले थे क्या फिर से वो वैसे रिलेशंस बना पाएंगे इन टू कंट्रीज में, एंड क्या वो इस डील को रिवाइव कर पाएंगे, मतलब फिर से उसे रिवाइव मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से न्यू कर देना, फिर से रिफ्रेश कर देना। देन इट इज in everybody's interest that the nuclear deal is revived, which would not only deny Iran a path to the bomb but also restore some order in the region. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हर किसी के इंटरेस्ट में, मतलब हर किसी के फेवर में है ये चीज़, कि अगर ये न्यूक्लियर डील रिवाइव हो जाती है जिसके वजह से ईरान, नॉट ओनली ईरान अ पाथ टू दी बॉम्ब बट ऑल्सो रिस्टोर सम ऑर्डर इन द रीजन। एंड इसके वजह से क्या हो जाएगा कि पूरे रीजन में ऑर्डर, मतलब पीस एंड ऑर्डर फैल जाएगा, शांति फैल जाएगी। Then next is Mr. Biden will have to reassert himself and rein in America's allies from launching more provocative attacks on Iranian regime's figures and press Tehran to return to the terms of agreement and further talks on the country's regional activities in return for। So यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिस्टर बिडेन को रीअसर्ट करना होगा, खुद को ही रीअसेंट करना होगा, एंड रेन इन अमेरिकाज एलीज। सो यहाँ पर रेन इन मतलब रेन इन अगेन इज अ फ्रेजल वर्ब। एंड आज गाइज आप देख पा रहे हो आज कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स हम देख रहे हैं, एंड यही सारे ये फ्रेजल वर्ब्स होंगे जो आपकी अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो गाइज जब भी आप इस सेशन को अटेंड करेंगे जरूर अपने साथ एक पेन एंड पेपर जरूर रखिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है या फ्रेजल वर्ब्स या वोकैबुलरी है, ये आप आपकी कॉपी में नोट डाउन कर पाए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। एंड यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, यहाँ पर आपका जीए भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि यही सारे की पॉइंट्स एंड यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन जिन पर। सो रेन इन, एंड रेन इन मतलब होता है टू लिमिट और कंट्रोल, ओके, टू लिमिट और कंट्रोल अमेरिकाज एलीज। एलीज मतलब जो भी उनके कंपेनियंस है, जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फ्रॉम लॉन्चिंग मोर प्रोवोकेटिव अटैक्स, की वो और प्रोवोकेटिव मतलब ऐसे अटैक जिस प्रोवोकेटिव मतलब होते हैं कि जो और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा दे, प्रोवोकेट कर दे, भड़का दे, ऑन इरानियन रिजाइम फिगर्स एंड प्रेस तेहरान टू रिटर्न टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। एंड वो प्रेस करे तेहरान को ताकि वो फिर से टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पर लौट जाए, एंड फर्दर टॉक ऑन कंट्रीज रीजनल एक्टिविटीज, एंड रीजनल एक्टिविटीज के बारे में बात करें इन रिटर्न फॉर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अश्योरेंसेस। एंड किस पर? इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अश्योरेंसेस पर। आगे बात करें तो Iran on its part should observe strategic patience and give diplomacy another chance। एंड ईरान का क्या होना चाहिए यहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि इन्होंने स्ट्रैटेजिक पेशेंस ऑब्जर्व करना चाहिए, मतलब पेशेंस रखना चाहिए, एंड गिव डिप्लोमेसी अनादर चांस, एंड डिप्लोमेसी को फिर से एक चांस मिलना चाहिए, है ना। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? ये होता है स्किल ऑफ मैनेजिंग इंटरनेशनल अफेयर्स, कि इंटरनेशनल अफेयर्स को, चीज़ों को हम कैसे मैनेज करते हैं, ये होता है डिप्लोमेसी। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल और पैसेज। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये वोकैबलरीज है। असैसिनेशन ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है किसी फेमस पर्सन का मर्डर या किल कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं असैसिनेशन, हिंदी में से हम कहेंगे हत्या। देन नेक्स्ट इज वोव्ड। वो मतलब क्या होता है? सोलेमली प्रॉमिस टू डू अ स्पेसिफिक थिंग, मतलब आप प्रॉमिस करते हैं कि यस वी विल डू दिस थिंग और दैट थिंग, उसे हम कहते हैं वोव्ड। देन रिटेलिएटरी, दिस इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक बाय अ डिजायर फॉर रिवेंज, मतलब बदला लेने की जो भावना होती है उसे हम कहते हैं रिटेलिएटरी एक्शन और रिटेलिएटरी समथिंग जो भी है, बिकॉज दिस इज एन एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट वन इज फ्लेयर अप, एंड दिस इज अ नाउन। इसका मतलब होता है अ सडन बर्स्ट और इंटेंसिफिकेशन, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन, एकदम से कोई चीज़ आ जाती है, कोई वॉर या कुछ छिड़ जाता है,
उसे हम कहते हैं फ्लेयर अप. देन दिस मेलिन, एंड मेलिन इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है कॉज हार्म और एविल. Then next is given. Given is a phrasal verb जिसका मतलब होता है to surrender under agreed condition, कि agreed condition में surrender कर देना, इसे हम कहते हैं यहाँ पर give in. Then next is run in, and run in is also a phrasal verb which means to limit or control something or someone. So guys, there is another important article, टाइमिंग इट राइट ऑन री ओपनिंग स्कूल. सो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड किया है. सो लेट्स चेक. इट इज़ अ रीजनेबल टू प्लान फॉर स्कूल एग्जाम्स इन समर. मतलब काफ़ी रीजनेबल होगा अगर हम स्कूल एग्जाम्स को समर में प्लान करें इफ़ प्रोग्रेस ऑन कोविड-19 होल्ड्स. अगर प्रोग्रेस जो होता है वो होल्ड हो जाता है कोविड-19 का. सो आगे देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, एंड ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. सो देखते हैं. buoyed by vaccine optimism, educational administrators are working with vigor to end the prolonged disruption to schooling and conduct traditional pen and paper public examination in 2020. So यहाँ पर बोला जा रहा है buoyed by vaccine optimism. अब buoyed मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, रोकना. अब यहाँ पर है ना कि ये जो स्कूल्स है ये स्कूल्स को शुरू ही नहीं होने दिया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि अरे वैक्सीन आ रही है लेकिन अभी नहीं आई. सो वैक्सीन ऑप्टिमिज्म यहाँ पर बोला जा रहा था कि यस यहाँ पर वैक्सीन आ रही है बट कोई वैक्सीन नहीं आई एंड इस वजह से जो स्कूल्स थे वो सारे रुके हुए थे, है ना. ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है, होपफुलनेस, कि होपफुलनेस बता रहे थे यहाँ में यस कि आएगी वैक्सीन आएगी, फिर स्कूल खुलेंगे, फिर ये चीज़ें खुलेंगी, एंड इस वजह से ये सब कुछ बॉयड मतलब रोका गया था. अब बोला जा रहा है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर आर वर्किंग विथ विगर, बहुत ही ज़्यादा विगर, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से काम कर रहे हैं टू एंड करने के लिए प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन. ये जो लंबे समय से जो डिसरप्शन, रुकावट चल रही है स्कूलिंग में, इसकी बात की जा रही है. इसके लिए काम कर रहे हैं इस डिसरप्शन को रोकने के लिए. एंड कंडक्ट ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर पब्लिक एग्जामिनेशन. ट्रेडिशनल तरीका जो होता था पेन एंड पेपर मोड में जो एग्जाम होता था उसे कंडक्ट करने की, यहाँ पर फिर से कंडक्ट करने की बात की जा रही है 2020 में गाइस. देन बात कर रहे हैं द सीबीएसई विथ मोर देन 20,000 स्कूल्स अंडर इट्स एम्बिट एट द सेकेंडरी लेवल, कि सीबीएसई, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सीबीएसई, एंड सीबीएसई के अंदर 20,000 से ज़्यादा स्कूल्स आते हैं सेकेंडरी लेवल पे, हैज़ वे इन फेवर ऑफ रिटर्न मोड टेस्ट. एंड इन्होंने फेवर किया है इस रिटर्न मोड टेस्ट का, मतलब अभी जिसकी बात की गई थी पेन एंड पेपर मोड को, यहाँ पर इन्होंने फेवर किया है. ऑब्वियसली काउंटिंग ऑन प्रोग्रेस इन डीलिंग विद द पैंडमिक. एंड ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, काउंट ऑन कर रहे हैं प्रोग्रेस को. सो गाइज अगेन काउंट डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब. ये फिर से गाइज एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन. टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, इसका मतलब होता है काउंट ऑन प्रोग्रेस इन डीलिंग विथ द पैंडमिक. सो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी ये पैंडमिक है, जो कोरोना वायरस का, इसकी बात की जा रही है. इस वर्ड को हमने लास्ट एडिटोरियल में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था. देन बात की जा रही है एज अ सिस्टम विथ 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग फॉर इट्स सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड कवरिंग स्कूल्स फॉर एक्सपेक्ट्रिएट्स एज वेल, द बोर्ड इज अ बेल वेदर फॉर एकेडमिक शेड्यूल. सो यहाँ बोला जा रहा है कि जो सिस्टम है इसमें 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, किसके लिए, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए, एंड कवरिंग स्कूल फॉर एक्सपेट्रिएट्स. एक्सपेट्रिएट्स मतलब क्या होता है, ऐसे पर्सन जो अपने नेटिव कंट्री में नहीं रहते, बाहर रहते हैं. ओके अपनी खुद की कंट्री से बाहर जो बाहर देश में रहते हैं उन्हें बोला जाता है एक्सपेट्रिएट्स. कवरिंग स्कूल्स फॉर एक्सपेट्रिएट्स एज वेल. द बोर्ड इज बेलवेदर. एंड बेलवेदर मतलब क्या होता है, ये इंडिकेटर, मतलब जो ट्रेंड्स के बारे में बताता है, इंडिकेट करता है. सो जो बोर्ड है वो बेलवेदर है, किसके लिए, एकेडमिक शेड्यूल्स को बता रहा है. क्वाइट fortuitously it was able to wrap up its 2020 examination schedule that began in mid-February without getting derailed by the national lockdown in March. And यहाँ बोला जा रहा है कि quite fortuitously इसका मतलब होता है by chance या unexpectedly वो able था
लायक था किस लिए, टू रैप अप, एंड रैप अप मतलब अगेन होता है कुछ चीज़ों को कंप्लीटली मतलब कोई चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करना। ओके तो बाय चांस वो क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ किसे रैप अप करने में, इट्स 2020 एग्जामिनेशन शेड्यूल को वो रैप अप कर पाया, कंप्लीट कर पाया, जो शुरू कब हुआ था, मिड फरवरी में, विदाउट गेटिंग डीरेल्ड बाय नेशनल लॉकडाउन एंड विदाउट गेटिंग डीरेल, डीरेल मतलब होता क्या है, डीरेलमेंट सुना होगा, ट्रेन जब पटरी से उतर जाती है, तो विदाउट वो अपने डिस्टर्ब हुए बिना, है ना, नेशनल लॉकडाउन जो मार्च में हुआ था उससे बिना डिस्टर्ब हुए उसने अपना जो भी शेड्यूल था उसे कंप्लीट कर लिया था सक्सेसफुली। द स्टेट बोर्ड हाउएवर आर येट टू मेक अप देयर माइंड्स ऑन शेड्यूल फॉर एनुअल एग्जामिनेशन एंड द एकेडमिक सेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो यहाँ पर बोला जा रहा है हाउएवर ये जो बोर्ड्स है ये अभी तक अपना माइंड नहीं बना पाए, मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाए, किस लिए, एनुअल एग्जाम के शेड्यूल बनाने के लिए, एंड एकेडमिक नेक्स्ट ईयर का जो एकेडमिक सेशन है उसके लिए, एनुअल एग्जाम एंड एकेडमिक सेशन के लिए अभी भी बोर्ड्स मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाए। बैडली अफेक्टेड महाराष्ट्र एंड गुजरात आर थिंकिंग ऑफ पोस्टपोनिंग फाइनल एग्जामिनेशन, एंड सबसे ज़्यादा जो बैड इफेक्ट्स हुए हैं ये किस पर हुए, महाराष्ट्र एंड गुजरात पर हुए, जो सोच रहे हैं उनके फाइनल जो एग्जाम्स है महाराष्ट्र एंड गुजरात के, इन्हें पोस्टपोन करने की बात यहाँ पर भी की जा रही है। Then, reflecting the overall concern on lost academic activities, the Council for Indian School Certificate Examination has appealed to states to allow its school to open classes 10 and 12 in a limited way early in January. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओवरऑल कंसर्न जो भी चीज़ें हैं अगर उनके बारे में बात करें, रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल कंसर्न और लॉस्ट एकेडमिक एक्टिविटीज़ की, जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ का यहाँ पर लॉस हुआ है, अगर उसके बारे में सोचा जाए, कंसर्न किया जाए, द काउंसिल जो है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का, इसने अपील किया है, रिक्वेस्ट की है स्टेट्स को कि वो अलाउ करें उनके स्कूल्स को ओपन करने के लिए फॉर क्लास 10 एंड 12, मतलब वो 10th एंड 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए स्कूल्स को ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक बिल्कुल लिमिटेड वे में, कब, अर्ली जनवरी, मतलब जनवरी की स्टार्टिंग में वो कर सकते हैं, ऐसी उन्होंने अपील की है। These dilemmas reflect those felt across the globe on arriving at a safe compromise on schooling. So ये जो डिलेमा है, डिलेमा मतलब क्या होता है कि दो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना, डिलेमा मतलब यही होता है कि आपके पास दो, इधर हिंदी में अगर क्लियरली बात करें, इधर कुआं है एंड इधर खाई, तो जाए कहाँ, है ना, स्कूल शुरू नहीं कर रहे तो भी दिक्कत है, स्कूल शुरू हो जाएंगी तो भी दिक्कत है, तो ये डिलेमा है, मतलब दोनों दोनों इक्वल डिफिकल्टीज के बीच में जब हम फंस जाते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में, उसे हम डिलेमा कहते हैं। रिफ्लेक्ट दोज फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब, एंड ये पूरे ग्लोब के अक्रॉस फील किया गया है। ऑन अराइविंग सेफ एट कॉम्प्रोमाइज ऑन दी स्कूलिंग, की कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है स्कूलिंग पे। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा डिलेमा है ना, दो डिफिकल्ट सिचुएशंस है, स्कूल का लॉस होना एंड स्कूल जाए तो भी दिक्कत, नहीं जाए तो भी दिक्कत। देन नेक्स्ट इज, इन एडिशन देयर इज also the likely conflict between summer elections in large state as Tamil Nadu, West Bengal and Kerala. So वहाँ पर और एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है समर इलेक्शंस का, एंड समर इलेक्शंस कहाँ पर होने वाले हैं, ये जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला, एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 2020। सो इनके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बातें चल रही है, वाद विवाद चल रहा है। The strongest argument in favor of a written board examination is that it eliminates asymmetrical access, including technology deficits, and give all pupils an equal opportunity to score. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो strongest argument है किसके बारे में, इन द फेवर ऑफ रिटर्न बोर्ड एग्जाम, कि रिटर्न बोर्ड एग्जाम के बारे में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट या सबसे बड़ा पॉइंट मुद्दा ये है दैट इट एलिमिनेट्स असिमेट्रिकल एक्सेस इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी डेफिसिट। अब यहाँ पर होता है ना कि अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट की जाए तो हर किसी के पास ऑनलाइन गैजेट्स है, ये सारी चीज़ें नहीं होती, एंड सभी स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जाम अगर कंडक्ट की जाती है एंड स्कोर करने में भी दिक्कत होगी।
सो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो पेन एंड पेपर मोड का ही होता है। सो इस यहाँ पर ये भी बात की जा रही है। सो पेन एंड पेपर मोड में अगर एग्जाम होती है तो सभी प्यूपिल्स, सभी स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम हो तो ऑनलाइन एग्जाम की वजह से हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, बिकॉज वहाँ पर टेक्नोलॉजी डेफिसिट्स मतलब टेक्नोलॉजी की कमी आ जाती है। हर कोई ऑनलाइन जो भी गैजेट्स होता है, लैपटॉप एंड ऑल चीज़ें नहीं, मतलब मोबाइल एंड ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता या नहीं होती, इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है। स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड दैट इन लाइन विद द एक्सपीरियंस इन कंट्रीज सच एज यूके द सिलेबस हैज बीन सिग्निफिकेंटली पेयर्ड डाउन एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल्स में बी पुट ऑफ बाय अ फ्यू मंथ्स बियॉन्ड मार्च। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स को रिलीव्ड मतलब एक क्या कह सकते हैं हम लोग, रिलीव 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 हिंदी में, हिंदी मीनिंग यहाँ पर रिलीव कर दिया गया है, मतलब एक तरीके का रिलीफ मिल गया है उन्हें। ओके, दैट इन लाइन विद द एक्सपीरियंस इन अदर कंट्रीज की, जो अदर कंट्रीज में एक्सपीरियंस किया गया, जैसे कि यूके में द सिलेबस हैज बीन सिग्निफिकेंटली पेयर्ड डाउन, मतलब सिग्निफिकेंटली पेयर्ड डाउन मतलब कि रिड्यूस किया गया। अगेन दिस पेयर्ड डाउन इज अ फ्रेजल वर्ब गाइस, जिसका मतलब होता है सिग्निफिकेंटली किसी चीज को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, बिल्कुल। सो सिलेबस को कम कर दिया गया है। एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल में भी पुट ऑफ, एंड जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है इसे भी हम पुट ऑफ कर देंगे, मतलब कि पोस्टपोन, मतलब एक तरीके का रिलीफ मिल गया है स्टूडेंट को कि उनका सिलेबस भी कम कर दिया गया है एंड शेड्यूल भी जो है उनका एग्जामिनेशन का इसे पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ मंथ से, मतलब कुछ मंथ आगे बढ़ा दी गई है एग्जाम बियॉन्ड मार्च। द अवेलेबिलिटी of a good vaccine that will also cover teachers and students through a staggered program is arguably key to determining the coming year's academic timetable। so यहाँ पर बोला जा रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वैक्सीन, अच्छी वैक्सीन अगर आ जाती है जिसकी वजह दैट विल कवर टीचर एंड स्टूडेंट, सभी को कवर करेगी थ्रू अ स्टैगर्ड प्रोग्राम। स्टैगर्ड मतलब होता है एक एकदम कोई स्टैगर्ड का मीनिंग एक्चुअली बेसिक होता है सरप्राइज्ड, कि एकदम से अगर कोई वैक्सीन आ जाती है तो ये स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सभी के लिए अच्छी होगी। आर्ग्यूबली की टू डिटरमाइनिंग कमिंग ईयर्स एकेडमिक टाइम टेबल, एंड इसी से डिटरमाइन होगा कि आने वाले साल का क्या हमारा एकेडमिक शेड्यूल होगा स्टूडेंट्स का। आगे बोला जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल मूव टू हियर पब्लिक कंसर्न्स ऑन सच इश्यूज थ्रू एन ऑनलाइन कंसल्टेशन इज अ पॉजिटिव स्टेप टू बिल्ड कंसेंसस। सो यहाँ पर बात की जा रही है गाइस कि एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल का जो मूव है, उन्होंने जो मूव लिया है, जो एक्शन ली है, क्या कि वो लोगों के कंसर्न्स मतलब लोगों की चिंताएं को के बारे में बात करेंगे, उनके इश्यूज के बारे में बात करेंगे। एंड कैसे बात करेंगे? ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा बात करेंगे। एंड ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव अच्छी स्टेप है ताकि वो कंसेंसस बिल्ड कर पाए। कंसेंसस मतलब होता है कि सभी लोग मिलकर जब एक पॉइंट पर, एक मुद्दे पर एग्री होते हैं, उसे हम कहते हैं कंसेंसस। आगे देखते हैं द इंटरनेशनल व्यू समराइज्ड बाय द यूएस इन्फेक्शियस डिसीजेस एक्सपर्ट Anthony Fauci is that given a choice between bars and school, it is latter that should be kept open, posing a lower risk of large स्केल इन्फेक्शन। सो यहाँ बोला जा रहा है कि एक इंटरनेशनल व्यू भी आया है, इसको किसने समराइज किया है? यूएस इन्फेक्शियस डिसीजेस के एक्सपर्ट है एंथनी फॉजी। इन्होंने बोला है कि अगर दो चीज़ों के बारे में हमें चॉइस दी गई, दो के बीच में, मतलब बार्स के बीच में, स्कूल्स के बीच में, इट इज़ लेटर दैट शुड बी केप्ट ओपन। लेटर का मतलब क्या होता है कि सपोज यहाँ पर बार, फर्स्ट बार के बारे में बात की एंड सेकेंड स्कूल, सो लेटर वन इज द सेकेंड वन। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इन दो के बीच में अगर चॉइस दी बार एंड स्कूल, सो इट शुड बी द स्कूल विच शुड बी केप्ट ओपन, पोजिंग अ लोअर रिस्क ऑफ लार्ज स्केल इन्फेक्शन, है ना, जिससे कम इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम होंगे। इंडिया इज बेटर प्लेस देन अमेरिका और यूरोप टू प्रोवाइड वेंटिलेटेड क्लासरूम। एंड इंडिया एंड यूरोप से भी अच्छा इंडिया है, मतलब अमेरिका एंड यूरोप से भी इंडिया अच्छा है क्योंकि वो वेंटिलेटेड क्लासरूम प्रोवाइड कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा इस वायरल को स्प्रेड होने से बचाने में, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी गर्म होता है। एंड आपने भी सुना होगा कि कोरोना वायरस होता है, गर्म पानी पीजिए, धूप में रहिए, मतलब ये धूप में नहीं सस्टेन कर पाता है ये वायरस। सो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, एंड ये जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट है इन्होंने भी कहा है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकता है, रैदर देन दिस अमेरिका एंड यूरोप।
Yet a definitive view on the school schedule for 2020 is not possible until the course of pandemic over the next few months because becomes clear. So यहाँ पर फिर भी बोला जा रहा है कि एक डेफिनाइट व्यू अभी तक ये पॉसिबल नहीं है 2020 का क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए स्कूल ओपन करने के लिए, जब तक कि ये पैंडमिक जो है ये पैंडमिक अच्छे से ख़त्म नहीं हो जाता, ये सारी चीज़ें इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक। पुअर अध्यरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स, अध्यरेंस मतलब स्टिक टू, मतलब कि नॉर्म्स को फॉलो करना, मतलब उसी पे बने रहना, उसे हम कहते हैं अध्यरेंस। अध्यरेंस मतलब होता है स्टिक टू, शुड स्टिक टू समथिंग या स्टिक टू शेड्यूल, मतलब फॉलो करना। अगर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं कौन, बाय एवरेज सिटीजन कैन ओनली जियोपार्डाइज द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। एंड अगर एवरेज सिटीजन इसे फॉलो नहीं करते, जो सेफ्टी नॉर्म्स है, जो हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए या सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, इस तरीके के जो नॉर्म्स है एंड डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, अगर हम ये नहीं कर देते हैं तो इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन क्या होगी, जियोपार्डाइज होगी। एंड जियोपार्डाइज मतलब फिर से क्या होगी कि ये हम फिर से हमें लॉस होगा एंड ये हमें हार्म करेगी। तो जियोपार्डाइज का मतलब ही होता है हार्म या लॉस या पुट इन डेंजर, हमें फिर से ये खतरे में डाल देगी अगर हम सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे। द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स फर्दर इवन विद द वैक्सीन अवेलेबल, एंड इवन इफ अगर वैक्सीन बन भी गई इसके लिए एंड अगर आप सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तब भी ये सिचुएशन और बढ़ जाएगी। सो आई होप इट इज़ सारी चीज़ें क्लियर है। एंड देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वोकैबलरी। सो डिसरप्शन, डिसरप्शन मतलब इंटरप्शन या डिस्टर्बेंस। सो डिसरप्शन इज अ नाउन, okay, interruption in the usual way that a system, process or event works. Then weigh in also a phrasal verb, मतलब make a forceful contribution to a competition or argument, मतलब फोर्सफुली कंट्रीब्यूट करना किसी आर्ग्यूमेंट में, इसे कहते हैं वे इन। देन काउंट ऑन, काउंट ऑन अगेन इज अ फ्रेजल वर्ब, मतलब होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड उसके लिए प्लान बनाना। देन एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट मतलब अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, जो अपने नेटिव कंट्री के बाहर रहते हैं। सपोज हम इंडियंस हैं लेकिन हम किसी और कंट्री में रहते हैं तो इसे कहते हैं एक्सपेट्रिएट्स। देन बेलवेदर, बेलवेदर इज एन इंडिकेटर ऑफ ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स के बारे में हमें बताता है। देन फोर्ट्यूटसली, फोर्ट्यूटसली इज एन एडवर्ब विच मीन्स बाय चांस और रैदर देन इंटेंशन, मतलब विदाउट इंटेंशन किए अनएक्सपेक्टेडली कुछ होती है उसे हम कहते हैं फोर्ट्यूटसली। देन नेक्स्ट इज रैप अप, रैप अप इज अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली और टू फिनिश डूइंग समथिंग। ओके, किसी चीज को सक्सेसफुली कर देना, इसका मतलब होता है रैप अप। एंड लास्ट वन इज पेयर डाउन विच इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स विद नो अननेसेसरी फीचर्स और रिड्यूस टू अ वेरी सिंपल फॉर्म। सो हमने ये डिस्कस किया था कि पेयर डाउन, सिलेबस को पेयर डाउन करने की बात की जा रही थी, मतलब रिड्यूस टू अ वेरी सिंपल फॉर्म। सो आई होप सारे मीनिंग्स आपको समझ में आ चुके हैं। सो this was all about today's session. So thank you very much guys. Do like, share and subscribe my videos.